बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जनरल साइंस एंड एबिलिटी का लेक्चर नंबर 19 है। तो आज के लेक्चर में ह्यूमन फिजियोलॉजी के आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला टॉपिक फंक्शंस ऑफ आइज और दूसरा टॉपिक फंक्शंस ऑफ ईयर्स है। सबसे पहले हम फंक्शंस ऑफ आइज पढ़ते हैं। अ ह्यूमन आई इज रफली 2.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड इज ऑलमोस्ट अ स्फेरिकल बॉल फिल्ड विद सम फ्लूइड। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ह्यूमन आई जो है ये एक 2.3 सेंटीमीटर डायामीटर का एक बॉल है और ये मुख्तलिफ फ्लूइड्स से भरा हुआ है और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनमें कॉर्निया, इट इज़ द फ्रंट लेयर ऑफ द आई। द कॉर्निया इज डूम शेप्ड एंड इट वर्क्स बाय बेंडिंग द लाइट दैट एंटर्स द आई। प्यूपल, a pupil is the black dot in the center of the eye that acts as a gateway for light. It expands in dim light and shrinks in bright light. It is controlled by the iris. The iris, this part is typically referred to as the eye color. The iris is a muscle that controls the size of the pupil and the amount of light that enters the eye. तो ये तीन बड़े अहम पार्ट्स हैं आई के, जिसमें कॉर्निया है, जिसके अंदर प्यूपल है और जिसके अंदर आइरिस है। इस जो दूसरे अहम पार्ट हैं हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज लेंस। अ लेंस इज बिहाइंड द आइरिस एंड प्यूपल। इट वर्क्स विद कॉर्निया टू फोकस द लाइट दैट एंटर्स द आई, मच लाइक अ कैमरा। The lens brings the image in front of us into a sharp focus which allows us to see the detail clearly. और उसके बाद अगला important जो part है उसका, that is retina, located at the back of the eye. The retina is a layer of tissues that transforms the light coming into the eye into electrical signal. These signals are sent to the brain where they are recognized as image. तो retina वो झिल्ली है या पर्दा है, टिश्यूज़ का बना हुआ है, जिसके ऊपर हमारी वो तस्वीर जाके बनती है। जिस चीज़ को हम देखते हैं उसका इमेज जिस चीज़ के ऊपर जाके बनता है उसको हम रेटिना कहते हैं। देन इज ऑप्टिक नर्व्स। दिस पार्ट ऑफ द विजन वर्क्स एज द कनेक्टिंग एलिमेंट बिटवीन द रेटिना एंड द ब्रेन। द ऑप्टिक नर्व्स ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर्म्ड इन द रेटिना टू द ब्रेन। वंस देयर द ब्रेन क्रिएट्स द इमेज। ये ऑप्टिकल नर्व्स वो नर्व्स हैं जिनके ज़रिए जो इन सिग्नल्स हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो हमारे ब्रेन को पहुंचते हैं। टीयर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर आईज, दो दे आर मोस्ट कॉमनली थॉट ऑफ इन रिलेशन टू क्राइंग। टीयर्स आर मेंट टू कीप द आईज वेट एंड हेल्प फोकस क्लियरली। दे ऑल्सो हेल्प प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम इरिटेशन एंड इन्फेक्शन। ये टीयर्स हमारे आँख को वो मॉइस्चर देते हैं जिससे ये ड्राई अप नहीं होती, और ड्राई अप होने से ये इचिंग शुरू हो जाती है, तो इसलिए इसको मॉइस्चर देने के लिए ये टीयर्स जो हैं वो हमारे आँखों में बनते। अगर ह्यूमन आई की एनाटॉमी देखें तो सबसे पहले इसमें ये आइरिस, ये वाला, और कॉर्निया ये उसके सामने जो लिड है, और प्यूपल ये आँख की जो झिल्ली है, ये वाली जो काली पुतली है इसको हम प्यूपल कहते हैं, और ये इसके पीछे एक लेंस है, और ये लेंस इस इमेज को जो हम देखते हैं इसको यहाँ तक, ये रेटिना है, ये वो पर्दा है जहाँ पे वो पिक्चर बननी है, तो यहाँ तक इसको फोकस करके लेंस इसको भेजता है। उसके बाद ये ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये ऑप्टिक नर्व्स फिर इसको मैसेज को कैरी करते हैं टू द ब्रेन, जिससे वो ब्रेन जो है इस चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है, इमेजेस को आइडेंटिफाई करता है और उसको समझने में मदद मिलती है। तो ये आई जो है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, दे आइरिस, कॉर्निया, प्यूपल, उसका लेंस, और उसके बाद रेटिना, और उसके बाद ऑप्टिकल नर्व्स। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आई की। जब आई की आपने डायग्राम बनानी है तो उसमें इन चीज़ों को लाजमी आपने रिफ्लेक्ट करना है। नाउ हाउ द ह्यूमन आई फंक्शंस। ह्यूमन आई फंक्शन कैसे करती है?
Nerve signals travel from each eye along the corresponding optic nerves and other nerve fibers to the back of the brain where vision is sensed and interpreted. जो भी हम चीज़ देखते हैं आँख से वो सिग्नल्स की सूरत में ट्रांसफॉर्म होती है टू द बैक ऑफ द ब्रेन, और द टू ऑप्टिक नर्व्स मीट एट द ऑप्टिक chiasm, which is an area behind the eye immediately in front of the pituitary glands and just below the front portion of the brain या cerebrum. तो यहाँ से दो ऑप्टिक फाइबर्स जो हैं वो इसको लेके जाते हैं आइस के दोनों तरफ, और ये फिर पिट्यूटरी ग्लैंड में जो सेरिब्रम का सामने वाला हिस्सा है उसके अंदर ये इस इमेज को ले जाते हैं. देयर द ऑप्टिक नर्व्स फॉर्म ईच आई डिवाइड्स. The optic nerves from each eye divides and half of the nerve fibers from each side cross to the other side and continue to the back of the brain. Thus, the right side of the brain receives information through both optic nerves for the left field of vision, and the left side of the brain receives information through both optic nerves for the right field of the vision. तो इस तरीके से दिमाग को लेफ्ट साइड और राइट साइड के दोनों तरफ का विजन जो है वो ब्रेन को मिल जाता है. The middle of these fields of vision overlaps. It is seen by both eyes. तो जो मिडल है दोनों विजन्स का वो ओवरलैप कर जाता है, तो इस तरह एक फुल पिक्चर जो है वो हमारे ब्रेन में बन जाती है. An object is seen from slightly different angle by each eye. So the information the brain receives from each eye is different, although it overlaps. The brain integrates the information to produce a complete picture. अब चूँकि दोनों आंखों को देखने का एंगल मुख्तलिफ होता है, तो इस तरीके से दो मुख्तलिफ किस्म की पिक्चर्स ब्रेन के पास जाती हैं, और वो ब्रेन उन दोनों पिक्चर्स को मिला के फिर उसको इंटीग्रेट करता है, और इस तरह ब्रेन में एक कंप्लीट पिक्चर बन जाती है. ये इस तरीके से ब्रेन के अंदर पिक्चर बनती है. ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, और इसको जब इसकी इस तरीके से इसकी रेज आती हैं तो ये लेंस इसको जो है वो फिर आगे रेटिना में भेज देता है, और रेटिना में ये जो है ये पिक्चर जो बनती है ये इन्वर्टेड पिक्चर बनती है, और यहाँ से फिर ये इन्वर्टेड इमेज जो है यहाँ से फिर ये नर्व ऑप्टिक्स के ज़रिए ये ब्रेन को जाता है, और ब्रेन इसको फिर कंसीव करके देखता है और उसको फिर सीधा करके देखता है. आई के साथ कुछ कॉमन डिजीज़ेस भी हैं और कॉमन डिसऑर्डर्स जो हैं आई के. Eye disorders that are commonly seen in practical include myopia, presbyopia, color blindness, dry eye, conjunctivitis, conjunctivitis, cataract, muscular degeneration and glaucoma. तो ये डिजीज़ेस हैं जो आई की हैं. इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताता हूँ. Myopia is impaired vision, also known as nearsightedness, that makes far away objects look blurry. तो ये दूर की चीज़ें हैं वो blurry नज़र आती हैं. It happens when the eyeball grows too long from front to back, or when there are problems with the shape of the cornea or the lens. Myopia उस वक्त होता है जब eyeball जो है वो ज़्यादा लंबा ग्रो कर जाए from the front to back, और when there is problem with the shape of the cornea, जब कॉर्निया की शेप चेंज हो जाए या लेंस की शेप चेंज हो जाए तो उस वक्त मायोपिया होता है. These problems make light focus in front of the retina instead of on it, causing blurriness. इससे ये होता है कि जो पिक्चर रेटिना पे बननी होती है ये रेटिना पे नहीं बनती, ये उससे पहले बन जाती है, और उससे देखने वाले को ब्लरीनेस का एहसास होता है. Nearsightedness usually becomes apparent between age 6 and 14. It is corrected with glasses, contact lens और LASIK surgeries. तो इसकी 3 तरीक़ों से इसको ठीक किया जा सकता है. लेंस लगाए जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ हो सकते हैं, या इसकी लेज़र की सर्जरी हो सकती है. ये डिसीज़ कैसे होती है और इसको क्योर कैसे किया जाता है? जो नियर साइटेडनेस है या मायोपिया है, ये नॉर्मल आई में ये आपका
ये रेटिना है, और जहाँ पे हमने किसी ऑब्जेक्ट की चीज़ देखनी है तो यहाँ पे ये रेटिना में इसका इमेज बनता है। लेकिन मायोपिया में इस लेंस की खराबी की वजह से, इस लेंस में खराबी हो सकती है, तो इस खराबी की वजह से ये इमेज जो यहाँ पे रेटिना पे बनना है, ये रेटिना से बहुत पहले बन जाता है, इस जगह पे बन जाता है। तो इसको हम मायोपिया या नियर साइटेडनेस कहते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि अगर आई के पहले यहाँ पे ये कनकेव लेंस लगा दिया जाए, कनकेव लेंस लगा दिया जाए, तो ये इमेज जो नॉर्मली यहाँ बन रहा है, अगर कनकेव लेंस लगा दिया जाए तो ये इमेज यहाँ जाके बन जाएगा और ये रेटिना के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे एक लेंस ऐड कर देते हैं। तो इसका सिंपल इलाज ये है कि कनकेव लेंस की एक यहाँ पे ऐनक लगा ली जाए जिसमें कनकेव लेंस इस्तेमाल किया होता है, और वो एक आई टेस्ट है, उससे पता चल जाता है कितने नंबर की कनकेव लेंस लगेगा तो रेटिना के ऊपर जाके उसकी शैडो बनेगा, तो वो कनकेव लेंस लगा के इसको ठीक किया जा सकता है। दूसरी जो डिजीज़ है इसकी आई की, ये है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया इज इम्पेयर्ड नियर विजन। ये नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो जाती है। अक्कर इन द मिडल एज एंड ओल्डर अडल्ट्स, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू क्लियरली सी ऑब्जेक्ट्स अप क्लोज। ये नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो जाती है, उसको पढ़ने में डिफ़िकल्टी होती है, नज़दीक की चीज़ें देखने में डिफ़िकल्टी होती है। एज पीपल एज, द लेंस इन द आई गेट्स हार्डर एंड लेस फ्लेक्सिबल एंड स्टॉप्स फोकसिंग लाइट करेक्टली ऑन द रेटिना। इससे लेंस जो है वो कमज़ोर हो जाता है और रेटिना के ऊपर वो पिक्चर नहीं बना पाता, और रेटिना से पिक्चर जो है उसकी बाहर चली जाती है। प्रेसोबिया कैन बी करेक्टेड विद ग्लासेस और कॉन्टैक्ट्स। ये ऐनक लगाई जा सकती है या इसके कॉन्टैक्ट लेंस लगाए जा सकते हैं। ये नॉर्मल आई में ये पिक्चर जो है ये यहाँ पे रेटिना पे बननी है, और इसमें जो प्रेसबायोपिया है उसमें ये पिक्चर जो है ये यहाँ रेटिना से, ये रेटिना है, ये रेटिना से आगे जाके बनती है। तो इसका इलाज क्या है कि अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगा लिया जाए तो यहाँ पिक्चर यहाँ बननी चाहिए, ये आपका रेटिना है, लेकिन इसमें पिक्चर यहाँ आपके रेटिना से बहुत आगे जाके बनती है। अगर इसमें यहाँ पे कन्वेक्स लेंस लगा दिया जाए तो ये पिक्चर रेटिना पे आके बनेगी। तो इसलिए जिन लोगों की नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है उनको कन्वेक्स लेंस की ऐनक लगाते हैं, तो उनकी ये पिक्चर जो है वो रेटिना पे बनना शुरू हो जाती है और इससे उनकी नज़दीक वाली आई साइट ठीक हो जाती है। अब एक और बड़ी कॉमन डिजीज़ है, दैट इज़ कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस इज़ एन आई कंडीशन दैट इम्पीड्स द आईज फ्रॉम सीइंग कलर प्रॉपरली। There are 3 different forms of color blindness which include, color blindness वो है कि देखने में उस आदमी को ठीक नज़र आएगा लेकिन वो कुछ रंगों के दरमियान इम्तियाज़ नहीं कर सकेगा, उनको सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा। ये कलर ब्लाइंडनेस 3 तरह की होती है, और इसमें एक कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस, और दूसरी ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस, और तीसरी रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। तो जो ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस है उसमें ब्लू और येलो में फ़र्क नहीं कर सकेगा, और रेड और ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है वो रेड और ग्रीन के अंदर वो फ़र्क नहीं कर सकेगा। कलर ब्लाइंडनेस मे डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक्स एज इट कैन टिपिकली अकर एट बर्थ आर ड्यू टू अदर काजेज सच एज द यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस, मेडिकल कंडीशंस, हेड और आई इंजरीज। तो ये 3 तरीक़ों से कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। एक तो जेनेटिक हो सकती है, इनहेरिटेंस में मिल सकती है, माँ बाप की तरफ से ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है टू द चिल्ड्रन। उसके बाद ये मेडिकेशन से हो सकती है, अगर कोई मखसूस दवाइयाँ ऐसी हों जो रिएक्ट कर जाएँ उसकी वजह से हो सकता है, या ये हेड और आई इंजरीज किसी किस्म की हो गई हों तो उससे भी ये डिजीज़ हो सकती है। द 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स दैट एनेबल कलर विजन एंड नाइट विजन आर नोन एज रॉड्स एंड कोन्स and functions by transforming light into signals that are sent to the brain। इसमें 2 तरह के हमारे पास ट्रांसफार्मर्स होते हैं जिसको हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, एक को हम रॉड्स कहते हैं और एक को हम कोन्स कहते हैं। जो कोन्स हैं ये वजह बनती है हमारी कलर ब्लाइंडनेस की, इनकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होता है। जो रॉड्स हैं उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो कोन्स हेल्प
विद डिटेक्टिंग रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर्स। इसमें डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट कोन्स हैं जो हमारे कलर्स को आइडेंटिफाई करती हैं। कुछ कोन्स हैं जो रेड को आइडेंटिफाई करती हैं, कुछ ग्रीन को करती हैं और कुछ ब्लू को करती हैं। आर ऑल्सो नोन एज एल कोन्स, एम कोन्स एंड एस कोन्स। ये इसी तरीके से रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को आइडेंटिफाई करती हैं या डिटेक्ट करती हैं। इनमें से जो कोन डैमेज हो जाए या सिरे से मौजूद ही ना हो तो उस तरह की कलर ब्लाइंडनेस किसी भी शख्स में आ जाती है। द ड्राई आई। The dry eye is a common eye condition that occurs when the eyes don't make enough tears to stay wet or the tears don't work correctly. Symptoms of dry eye include scratchy feeling, stinging and burning. Treatment includes over-the-counter and prescription eye drops as well as lifestyle change to decrease the dryness of the eyes. तो इसमें जब ड्राई हो जाती हैं आंखें तो उसमें इचिंग होती है और इसका ट्रीटमेंट ये है कि फिर इस इचिंग को ड्रॉप करने के लिए या इसकी ड्राइनेस को स्टॉप करने के लिए तो उसमें आई ड्रॉप्स डाले जाते हैं। इसके बाद एक और डिजीज़ है आंखों की जिसको हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं और इट इज़ वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट काजेज स्वेलिंग एंड रेडनेस in the conjunctiva and the sclera. The eye may feel itchy and painful with crusty yellow drainage present. तो ये आपने देखा होगा आंखों के इर्द गिर्द एक येलो सा मादा लिक्विड आ जाता है जो आंखों की एक साइड के ऊपर जम जाता है। तो इससे ये वायरल इन्फेक्शन है जिसके नतीजे में स्वेलिंग होती है और आंखों की रेडनेस होती है। इसको उर्फ आम में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस Conjunctivitis is very contagious and the patient and the family caregiver to wash hands frequently. ये एक आदमी से दूसरे आदमी को लग सकती है, इसलिए घर में एक बंदे के पास अगर आए तो फिर ये यकीनी तौर पर तमाम घर वाले इसका विक्टिम बन जाते हैं। तो इसके लिए प्रिकॉशंस करनी चाहिए। जो केयर गिवर्स हैं उनको एहतियात करनी चाहिए। एडिशनली द पेशेंट शुड नॉट शेयर आइटम्स लाइक पिलो केस, टॉवल्स और मेकअप। कंजक्टिवाइटिस इज ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स और इसके लिए एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो उससे ये रैशनेस जो है आंखों की वो ख़त्म हो जाती है। ये इस तरह की आंखें हैं जिसको उर्फ आम में हम अपनी लैंग्वेज में आशूब चशम कहते हैं। ये सोरनेस ऑफ द आईज़ है और इस तरह ये आंखें रैश हो जाती हैं और रेड हो जाती हैं। इसके बाद अगला जो डिजीज़ है आंखों की दैट इज़ कैटरैक्ट। कैटरैक्ट इज़ द cloudy area on the lens of the eyes. Cataract are very common in older adults. Cataract जो है ये एक बीमारी है जो ओल्ड एज में आती है और उससे आँखों के जो लेंस है उसके आगे एक झिल्ली आ जाती है या क्लाउडी हो जाती हैं और उससे नज़र ठीक नहीं आता, विजन ठीक नहीं होती। Cataract develop slowly and symptoms include faded colors, blurred and double vision, halos and around light एंड ट्रबल सीइंग एट नाइट। तो इससे आँखों में एक तो कलर फेड हो जाता है, आंखें ब्लर हो जाती हैं, उसकी विजन जो है वो एक एक के दो दो तीन तीन नज़र आने ऑब्जेक्ट नज़र आने शुरू हो जाते हैं। आंखों की गिर्द लाइट का एक हैलो जब रोशनी देखते हैं रात को तो उसको एक ऐसे होता है कि वो रोशनी एक सर्कल सा बना हुआ नज़र आता है और ख़ास तौर पर जब ड्राइविंग के वक्त सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो उसकी लाइट जो है वो सही तरीके से नज़र नहीं आती, ऐसे जैसे एक बहुत रोशनी का बहुत बड़ा गोला सा नज़र आ रहा होता है। तो उसको देखने में रात को फिर मुश्किल पेश आती है। डिक्रीज्ड विजन ड्यू टू द कैटरैक्ट मे रिजल्ट इन ट्रबल रीडिंग एंड ड्राइविंग एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फॉलिंग। तो इससे नज़र नहीं आता, ड्राइविंग नहीं हो सकती, पढ़ा नहीं जा सकता। पेशेंट्स ऑफन अंडरगो सर्जरीज फॉर कैटरैक्ट। इसके लिए इलाज जो है ये सर्जरीज है। ड्यूरिंग कैटरैक्ट सर्जरी the doctor removes the clouded lens and replace it with a new artificial lens. तो जो लेंस मैंने आपको आंख में दिखाया था तो उस आंख में से लेंस को निकाल दिया जाता है और उसकी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया जाता है तो उससे ये कैटरैक्ट जो है इसका इलाज हो जाता है। ये आई साइट है, ये देखें, ये आई इसका प्यूपल जो है ये सारा ब्लैक है, ये प्यूपल अंदर से ये ब्लैक है, जबकि जो कैटरैक्ट वाली आई में ये देखें इसके अंदर ये क्लाउडी सा हुआ है
इसको कैटरेक्ट बोलते हैं। नॉर्मल में ये होता है कि जब आप चीज़ देखते हैं तो ये आपका रेटिना पे जाके उसका इमेज बनता है यहाँ पे, और ये फोकस्ड होता है। और जब आप इसमें देखेंगे तो ये लेंस जो है, इसमें से जब ये लाइट पास हो रही है तो ये देखें ये किस एरिया में जा रही है, ये, और ये पूरे एरिया में इस तरह फैल रही है, इस तरह, और ये इस तरह फैल रही है। और इस तरह पिक्चर जो यहाँ बननी होती है, ये पिक्चर सही नहीं बनती। ये पूरा जो आपका यहाँ पे रेटिना है, इस पूरे एरिया में बन रही होती है, तो वो ब्लर हो जाती है। जैसे ये नॉर्मल पिक्चर है, और जब कैटरा का पेशेंट देखेगा फील्ड को तो उसको इस तरह की ब्लर्ड विजन नजर आएगी, तो इसको हम कैटरा कहते हैं। तो ये थी आंखों की डिजीजेस और आइज़ का फंक्शंस और आइज़ के इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो। अब इसके बाद थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं हमारे हाउ द ईयर्स फंक्शन या फंक्शन ऑफ द ईयर्स का। ईयर्स हैव टू मेन फंक्शंस, हियरिंग एंड बैलेंस। कान के दो बड़े फंक्शंस हैं, एक तो ये हमें सुनने में मदद देते हैं, सुनते हैं, और दूसरा ये हमारी बॉडी को बैलेंस रखते हैं। व्हेन साउंड वेव्स एंटर द ईयर कैनाल, द टिम्फैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम्स वाइब्रेट्स। जब भी हमारे कान के अंदर कोई साउंड वेव जाती है तो उससे फिर हमारे ईयर ड्रम्स जो हैं ये वाइब्रेट करते हैं। दिस वाइब्रेशन पासेज ऑन टू 3 tiny bones in the middle ear, the ossicle, ये 3 ऑसिकल्स हैं, ये छोटी छोटी बोन्स हैं। ये वाइब्रेशन जब इनसे पास होती है तो यहाँ से मिडिल एयर में जाती है। These ossicles amplify and transmit these sound waves into the inner ear. यहाँ से ये ऑसिकल्स इन वेव्स को मिडिल ईयर में पहुँचाते हैं। Once the sound wave reach the inner ear, tiny hair cells called stereocillas transform the vibration into electrical energy and send it along nerves fiber to the brain. जब ये मिडिल ईयर में चले जाते हैं तो उस वहाँ से फिर ये साउंड वेव्स इनर ईयर में जाती है, और इनर ईयर्स में टाइनी हेयर सेल्स हैं जिनको स्टीरियोसिलास कहते हैं, और यहाँ से ये वाइब्रेशन की सूरत में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो फिर नर्व फाइबर्स के ज़रिए ब्रेन के तक पहुँच जाती है। दूसरा काम जो हमारे फंक्शन एयर्स का है वो है टू मेंटेन द बैलेंस। द इनर ईयर कंटेन्स सेमी सर्कुलर कैनाल्स फिल्ड विद फ्लूइड एंड हेयर लाइक सेंसर्स। व्हेन वी मूव आवर हेड, द फ्लूइड इनसाइड दीज लूप शेप्ड कैनल्स sloshes around and moves the hairs. The hair transmits this information along the vestibular nerves to the brain. Finally, the brain sends signals to the muscles to help us stay balanced. तो इससे ये बैलेंस मेंटेन करने का फंक्शंस भी ईयर के पास है। ये अगर हम डायग्राम देखें तो ये हमारा आउटर ईयर है, ये जो बाहर से हमें देखने में नज़र आता है ये आउटर ईयर है, और ये जो आउटर ईयर का निचला पार्ट है इसको हम एयर लॉब्स कहते हैं, और एयर लॉब्स के बाद ये इसका जो है इसको हम ईयर कैनाल कहते हैं। ये ईयर कैनाल है, और ईयर कैनाल के अंदर ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड द मिडल ईयर, और मिडल ईयर के अंदर ये वाला पोर्शन जो है दैट इज ईयर ड्रम, और ये है मेलियस, और ये है इनकस, और यहाँ से फिर हमारा लास्ट और इनर ईयर शुरू होता है। ये पोर्शन इनर ईयर है, इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स ये हैं जो हमारे बॉडी को बैलेंस देने के काम आती हैं। ये वाला दिस इज कॉक्लियो। तो ये पूरा हमारा ईयर का ये टेम्पोरल मसल्स हैं और ये कार्टिलेजेस हैं। तो यहाँ से साउंड जो आती है इस साउंड को ये यहाँ पे इनर ड्रम के अंदर चली जाती है। इनर ड्रम में ये हमारा ईयर ड्रम है ईयर। तो इस तरह से हमारा कान जो है हमें जो साउंड वेव्स हैं उनको हम सुन सकते हैं। द ईयर हैज़ 3 पार्ट्स, द आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। इसके 3 हिस्से हैं, आउटर ईयर है, इनर ईयर है, मिडल ईयर है और इनर ईयर है। आउटर ईयर या इसको एक्सटर्नल ईयर भी कहते हैं। द आउटर ईयर इज द पार्ट ऑफ द ईयर दैट्स विजिबल। इट्स व्हाट मोस्ट पीपल मीन व्हेन वी से ईयर। ऑल्सो कॉल्ड द
ऑरिकल और पीना, इसको ऑरिकल भी कहते हैं, इसको पीना भी कहते हैं। द आउटर ईयर कंसिस्ट ऑफ रिजेस, कार्टिलेजेस एंड स्किन एंड इट कंटेन्स ग्लैंड्स दैट सीक्रेट्स ईयर वैक्स। इट्स फनल शेप्ड कैनाल लीड्स टू द eardrum और टिम्फैनिक मेम्ब्रेन। तो ये आउटर पार्ट जो है ये बेसिकली ये साउंड वेव्स को कैच करने के लिए इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये साउंड वेव्स को कैच करके इसको ईयर ड्रम तक पहुंचा देता है। उसके बाद मिडल ईयर, द मिडल ईयर बिगेन्स ऑन द अदर साइड ऑफ द टिम्फैनिक मेम्ब्रेन। देयर आर 3 टाइनी बोन्स इन दिस एरिया, द मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। इसको ऑसिकल्स भी कहते हैं। दे ट्रांसफर साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर। द मिडल ईयर also house the eustachian tube which help equalize the air pressure in the ears। तो यहाँ से जो मिडल ईयर है उसके अंदर 3 टाइनी बोन्स हैं जिनके मैलियस, इनकस और स्टेप्स हैं। यहाँ से ये ट्रांसफॉर्म होके वाइब्रेशन ये फिर आगे चली जाती है मिडल ईयर से। उसके बाद ये फिर इसमें एक यूस्टेशियन ट्यूब है जो एयर प्रेशर को मेंटेन करती है। The inner ear contains 2 main parts, cochlea and the semicolor canal. The cochlea is the hearing organ. In snail-shaped structure contains 2 fluid-filled chambers lined with tiny hairs. When sound enters, the fluid inside the cochlea causes the tiny hairs to vibrate, sending electrical impulses to brain. तो इनर ईयर जो है इसमें तमाम काम जो है सुनने का इसमें होता है। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक इसका पार्ट जो है जिसको कॉक्लिया कहते हैं और दूसरा सेमी सर्कुलर कैनाल है। कॉक्लिया जो है ये हियरिंग ऑर्गन है, यहाँ चीज़ें जो हैं वो हम सुनते हैं और ये जो है इसके अंदर टाइनी हेयर्स हैं जो वाइब्रेट होते हैं जिसकी वजह से सिग्नल्स का इम्पल्स जो है वो ब्रेन में जाता है और हम चीज़ें सुन सकते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल ऑल्सो नोन एज द लिब्रिंथिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंस। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो हमारे जिस्म को बैलेंस रखते हैं। दे टेल द ब्रेन विच डायरेक्शन द हेड इज मूविंग। अब हमारे कानों की कुछ डिजीजेस भी हैं जिसमें सबसे बड़ी जो है दैट इज एयर इन्फेक्शन। एयर इन्फेक्शंस मोस्ट कॉमनली अकर इन द मिडल ईयर। Otitis media develops when bacteria and virus becomes trapped in the middle ear। अगर हमारे मिडल ईयर में इन्फेक्शन, अगर बैक्टीरियाज जो है वो या वायरस ट्रैप हो जाए तो वहाँ इन्फेक्शन काज हो जाता है। दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन इज मोर लाइकली टू अफेक्ट चिल्ड्रन दैन अडल्ट्स। ईयर इन्फेक्शन ट्रीटमेंट यूजुअली इन्वॉल्व्स एंटीबायोटिक्स। इन सीवियर केसेस ईयर ट्यूब्स मे बी नेसेसरी। तो इसके लिए अगर कान में इन्फेक्शन हो जाए तो उसके लिए फिर एंटीबायोटिक मेडिसिन खाने से ठीक हो जाते हैं और अगर ज़्यादा एक्यूट हो तो उसके लिए फिर कान में एक ट्यूब इंसर्ट करनी पड़ती है और उससे फिर इसको ट्रीटमेंट किया जाता है। अगला जो इसका है डिजीज़ है वो यूस्टिशियन इन्फेक्शन है। यूस्टिशियन ट्यूब इन्फेक्शन इट्स कनेक्ट्स द मिडल ईयर टू द थ्रोट। व्हेन वी यॉन, स्नीज और स्वेलो आवर यूस्टिशियन ट्यूब ओपन्स टू इक्वलाइज द प्रेशर इनसाइड द ईयर। तो ये बेसिकली ये ट्यूब जो है ये कान के अंदर जो प्रेशर डेवलप होता है, एयर प्रेशर डेवलप होता है, उसको मेंटेन करने के लिए बनाई गई है। इफ दीज ट्यूब्स बिकम क्लॉग्ड, अगर ये ट्यूब क्लॉग हो जाए, इट इज कॉल्ड यूस्टिशियन ट्यूब डिसफंक्शन। तो ये यूस्टिशियन ट्यूब डिसफंक्शन कहलाता है। सिम्टम्स इंक्लूड्स टिनिटस, मफल्ड हियरिंग, सेंसेशन ऑफ फुलनेस एंड पॉसिबल ईयर पेन। तो इससे कानों का दर्द हो सकता है या उसमें सुनने में मुश्किल पेश आ सकती है। तो इसका हम यूस्टिशियन ट्यूब इन्फेक्शन कहते हैं, डिसफंक्शन कहते हैं। अगली एक डिजीज है दैट इज स्विमर्स ईयर। स्विमर्स ईयर्स इज एन ईयर कैनाल इन्फेक्शन काज्ड बाय बैक्टीरिया और फंगी। जब नहाने में कान के अंदर पानी चला जाता है तो उससे कान के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। Getting water in the ear can cause this condition. Swimmer's ear can also occur if we get hairspray or other irritants inside of our ear canal. Ear canal के अंदर कोई भी लिक्विड चला जाए
पानी चला जाए, कोई और चीज़ चली जाए, तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है। एडिशनली इट्स कॉमन फॉर पीपल टू इंजर देयर ईयर कैनाल विद कॉटन स्वैब्स, और बाज़ दफ़ा उसके अंदर इरिटेशन से हम कॉटन स्वैब के ज़रिए उस इरिटेशन को दूर करते हैं, तो उससे भी ये स्विमर्स ईयर हो सकता है। When ear cleaning, we should never place cotton swabs inside the ear canal. तो अगर हमने कान साफ करने हो तो उसमें कभी भी हमें कॉटन स्वैब्स जो हैं वो इसके अंदर नहीं रखने चाहिए, उससे ये स्विमर्स ईयर हो सकते हैं। इसके बाद अगली जो डिजीज़ है, एयर डिजीज़, वो है रप्चर्ड एयर ड्रम। इसमें एयर ड्रम रप्चर हो जाता है। इफ़ यू गेट अ होल इन द टाइफेनिक मेम्ब्रेन, it is called the ruptured eardrum. Eardrum separates the outer ear from the middle ear. ये मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था। eardrum जो है ये आउटर उसको ईयर को मिडल ईयर के साथ ये मेम्ब्रेन ये सेपरेट करता है। इन्फेक्शन, ट्रॉमा, लाउड साउंड और फॉरेन ऑब्जेक्ट इन द ईयर कैन कॉज द रप्चर्ड eardrum. तो इन्फेक्शन हो जाए या कोई चोट लग जाए या उसके अंदर कोई बहुत बड़ा साउंड ब्लास्ट हो जाए, आपके पास धमाका हो जाए किसी चीज़ का बड़ी सख्त किस्म की नॉइस के साथ, तो उससे भी ये ड्रम रप्चर हो सकता है। कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट आप उसमें डाल दें, बाज़ लोग जो है वो किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इसके अंदर खुजली करने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी एयर ड्रम रप्चर हो जाता है। इन मोस्ट केसेस अ रप्चर्ड एयर ड्रम विल हील ऑन इट्स ओन इन फ्यू वीक्स, बट समटाइम्स इट रिक्वायर्स सर्जिकल रिपेयर सच एज टिम्पेनोप्लास्टी। हालात में ये खुद ठीक हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये इसकी रप्चर की नेचर इतनी सीवियर होती है तो उसके लिए फिर सर्जरी का सहारा लेना पड़ता है। रिमूविंग ईयर वैक्स। ईयर वैक्स बैकलॉग इज अ काज ऑफ हियरिंग लॉस दैट कैन बी फिक्स्ड। तो जो हमारे कान के अंदर वैक्स है, बाज़ दफ़ा ये हार्ड हो जाती है और ये हमारी हियरिंग को मुतासर करती है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर माइट रिमूव ईयर वैक्स यूजिंग सक्शन और अ स्मॉल टूल विद अ लूप एट द एंड। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाए तो एयर वैक्स रिमूव करने की ज़रूरत पेश आ जाए, तो इसको खुद से नहीं करना चाहिए, ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाना चाहिए। उनके पास स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे वो वैक्स को पहले सॉफ्ट करते हैं और उसके बाद इसको रिमूव करते हैं। अगला इसका जो है दैट इज सर्जरी। सम टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस कैन बी ट्रीटेड विद सर्जरी फॉर रिपीटेड इन्फेक्शंस दैट कॉज फ्लूइड इन द ईयर। A care provider might put a small tube that helps ear drain. बाज़ दफ़ा बार बार कान में पानी चला जाता है, तो उससे फिर जो सर्जन है वो एक ट्यूब कान के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिससे फिर वो इन्फेक्शन नहीं होता और वो जो पानी है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो ख़राब हो सकते हैं, फ्लूइड कोई भी है, तो वो उसको ड्रेन कर लेते हैं। कुछ डिजीज़ेज ऐसी हैं जिनको करने के लिए हमें hearing aids लगाने पड़ते हैं। If hearing loss is from damage to the inner ear, a hearing aid can be helpful. A hearing specialist known as an audiologist can talk about how hearing aid can help and what kinds there are. Audiologist also can fit a hearing aid. तो बाज़ दफ़ा ये बुढ़ापे की वजह से, बाज़ दफ़ा कुछ डिजीज़ेस की वजह से आदमियों को सुनाई नहीं देता या सुनाई कम देता है, तो उसमें सुनने की ताकत कम हो जाती है, तो उसके इलाज के लिए फिर हेयरिंग एड लगाने पड़ते हैं। और ऑडियोलॉजिस्ट वो पहले उसको टेस्ट करता है कि कौन सी डिजीज़ है, किस किस्म का हेयरिंग एड लगाना है, तो उसके बाद फिर उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करके वेव्स की, तो वो हेयरिंग एड लगा देता है। तो ये ऑडियोलॉजिस्ट जो है वो बेहतर तरीके पर रहनुमाई करता है कि कौन सा हेयरिंग एड लगाना है और कितनी फ्रीक्वेंसी का लगाना है। इसके बाद एक और इम्प्लांट है जिसको हम कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट। व्हेन अ रेगुलर हियरिंग एड इजंट लाइकली टू हेल्प मच, अ कॉक्लियर इम्प्लांट माइट बी एन ऑप्शन। अ कॉक्लियर इम्प्लांट इजंट लाइक अ हियरिंग एड that makes sound stronger and direct into the ear canal. Instead, a cochlear implant goes around the parts of the inner ear that don't work to spur the hearing nerves. तो ये कान के अंदर एक इम्प्लांट कर दिया जाता है। ये साउंड को ऊंचा नहीं करता या उसको फ्रीक्वेंसी हाई नहीं करता, बल्कि जो हमारे कान के हिस्से अपना काम सही नहीं कर रहे होते, ये उनको जाके बेहतर करता है, उनको स्पर करता है और उससे हमारी हियरिंग नर्व्स जो हैं उन को वो
एनहेंस करता है उनकी कैपेसिटी कि वो सुन सकें। तो ये कॉकलियर इम्प्लांट भी एक हेल्पफुल सर्जरी हो सकती है या इम्प्लांट हो सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने आइज़ को और ईयर्स को देखा और इनकी डिजीज़ को देखा। तो कल इंशाल्लाह हमारा लेक्चर होगा कॉमन डिजीज़ और एपिडेमिक्स के ऊपर। तो उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज़।